नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं डीएनए रेप्लिकेशन। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत मज़ेदार है। हमको समझना है डीएनए का रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन मतलब कि डीएनए किस तरीके से डबल होता है। देखिए, डबल होना का मतलब है डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन में भी डबलिंग होता है, आपने पढ़ा। तो डुप्लीकेशन और रेप्लिकेशन में एक अंतर है कि जब हम डुप्लीकेशन करते हैं तो जो हमारा डुप्लीकेट कॉपी बनता है वो 100% नया होता है, ठीक है। जबकि जब हम रेप्लिकेशन करते हैं तो जो हमारा नया कॉपी तैयार होता है उसमें आधा नया और आधा पुराना होता है। ये बेसिक डिफरेंस है। तो चलिए हम आज समझने की कोशिश करते हैं बहुत ही थोड़ा डीप लेवल अच्छे से कारण से कि डीएनए का रेप्लिकेशन कैसा होता है। मेरा ख्याल है कि इसको हम टुकड़ों में समझने की प्रयास करेंगे। एक वीडियो में सबको डिटेल से समझना थोड़ा मुश्किल है, तो हम अलग अलग पॉइंट कैसे समझेंगे। तो आज हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में समझेंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन के साथ साथ यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल बेसिक वहीं से शुरुआत करेंगे कि यू एंड प्रो में किस तरीके से होता है, ठीक है। आज हम उसके अलावा जो टोटल होगा वो फिर कुछ एंजाइम्स, उसके अलावा इनिशिएशन, उसके अलावा इलॉन्गेशन, टर्मिनेशन, डीएनए रेप्लिकेशन इन टीलोमरेज, डीएनए रेप्लिकेशन इन माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हमको पढ़ना है डीएनए रेप्लिकेशन में। इसके बीच में और कुछ अगर छूट गया होगा तो उसको हम पढ़ाते थे ऐड कर लेंगे, तो इनको हमको देखना है, ठीक है। अलग अलग वीडियो लेक्चर करके देखेंगे। आज के वीडियो लेक्चर में हम इन दोनों चीज़ों को कवर करेंगे, ठीक है। एक वीडियो लेक्चर में हम इसको देखेंगे, उसके बाद इन तीनों को एक साथ देखेंगे, ठीक है। उसके बाद इनको एक साथ देखेंगे। इस तरीके से कुल 3 या 4 वीडियो लेक्चर बनेगा डीएनए रेप्लिकेशन के। यहाँ तक आई बात समझ में? तो अब शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन। देखिए कि सबसे पहले तो ये आपका डीएनए का स्ट्रक्चर है, ठीक है। इस तरीके से लंबा डीएनए होता है। तो पहली जो समस्याएं होती है हमारे पास, जो क्वेश्चन है कि हम समझते हैं कि एक सिंगल सेल में, ये अगर आपका एक सेल है तो इसमें लगभग इसके न्यूक्लियस के अंदर लगभग 2 मीटर लंबा डीएनए पाया जाता है, ठीक है। अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल में भी डीएनए स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है। जैसे कि सेल आपका 2 तरीके से होता है, एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक। इसका मतलब तो आपको समझ में आ गया होगा किसको हम प्रोकैरियोटिक बोलते हैं, किसको हम यूकैरियोटिक बोलते हैं। तो हमको देखना है आज कि किस तरीके से होता है। कि सबसे पहले समस्या है कि कहाँ से होता है। अगर हम इतने को मान लें 2 मीटर, तो इस 2 मीटर में किस पॉइंट से डीएनए रेप्लिकेशन की शुरुआत होगी और जहां से होगी वहीं से क्यों। मान लीजिए इस एरिया से डीएनए रेप्लिकेशन की शुरुआत होता है, इधर से भी हो सकता है, जिस पॉइंट से हो रहा है वो उसी से क्यों हो रहा है, पहली समस्या ये है। तो देखिए, पूरे डीएनए में यूकैरियोटिक में डिफरेंट टाइप का होता है और
प्रोकैरियोटिक में डिफरेंट टाइप का होता है। कुछ स्पेसिफिक रीजन होते हैं जहां से डीएनए रेप्लिकेशन की शुरुआत होता है। जैसे यहां से रेप्लिकेशन हो रहा है, इस रीजन को हम कहेंगे रेप्लिकॉन। ठीक है, आई बात क्लियर? तो रेप्लिकॉन का मतलब क्या है कि डीएनए का वह भाग जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है उसको हम रेप्लिकॉन कहेंगे। अब ये चीज आपको समझना है कि रेप्लिकॉन प्रोकैरियोटिक में अलग होता है और यूकैरियोटिक में अलग होता है। जैसे इमेजिन कीजिए प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर देखे होंगे, इसकी जो डीएनए होता है वो सर्कल फॉर्म में पाया जाता है, गोल होता है इस तरीके से। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है इसके पूरे डीएनए केवल एक जगह पर रेप्लिकॉन होता है। समझ में आई बात? केवल एक, ओनली वन रेप्लिकॉन। ठीक है, अब वही चीज यूकैरियोटिक में देखें तो इसमें कई रेप्लिकॉन रीजन पाए जाते हैं। यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, और अलग अलग बहुत सारे छोटे छोटे रेप्लिकॉन पाए जाते हैं। तो वही चीज यहां पर देखें, मोर देन वन। ठीक है, वन रेप्लिकॉन बायोगैस में। तो उस बेस पे प्रोकैरियोटिक होता है उसको हम कह सकते हैं मोनो रेप्लिकॉनिक, और जो यूकैरियोटिक है उसको हम कह सकते हैं पॉली रेप्लिकॉनिक। यहां तक बातें क्लियर है? ठीक है, अब हम इसको थोड़ा मिटा देते हैं। तो अभी तक हमारा ख्याल है जितना हमने समझा उसको कुछ वर्डों में अगर कंप्लीट करना चाहें तो क्या कि डीएनए का रेप्लिकेशन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंट तरीके से होता है, जिसमें हमने अभी ओरिजिन पॉइंट को देखा। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन की ओरिजिन पॉइंट प्रोकैरियोटिक में मोनोरेप्लिकॉनिक होता है और यूकैरियोटिक में पॉलीरेप्लिकॉनिक होता है या मल्टीरेप्लिकॉनिक। यहां तक आ गई बात समझना। अब दूसरी बात है हमको समझना कि वो जो रीजन है वो कैसे होता है। तो ये आपका डीएनए है, ठीक है, इतना रीजन आपका मान लो क्या है, रेप्लिकॉन है, चाहे वो यूकैरियोट का हो या प्रोकैरियोट का। इतना रीजन क्या है, रेप्लिकॉन है। इस स्ट्रक्चर को हमें समझना है। इसके लिए थोड़ा ब्रॉड कर लो तो ये आपका क्या है, मान लो रेप्लिकॉन रीजन। ठीक है, अब इस चीज को पहले हम प्रोकैरियोटिक सेल में समझ लेते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल की रेप्लिकॉनिक रीजन कौन सा होता है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल के अगर जैसे ही हम समझेंगे तो इस रीजन का जो नाम हो जाता है ओरिसी, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स। ओरिसी जो इकोलाई एग्जांपल है उसको लेकर हम चल रहे हैं, इकोलाई सेल में इसको हम समझेंगे। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल की ये आपका क्या है, रेप्लिकॉन। इसको जब देखें तो उस स्ट्रक्चर का नाम हो जाता है ओरिसी, जिसकी जो लेंथ होता है, ठीक है, क्या आता है 245 kb। इसकी जो लंबाई होती है वो 245 kb बेस पेयर का होगा, बीपी। ठीक है, यहां तक आगे बात समझ। अब इस रीजन को अगर डिटेल से हम समझने की कोशिश करेंगे, इतने को और थोड़ा इसमें बड़ा कर दो इस तरीके से। ठीक है, टोटल लेंथ कितना होता है 245 बेस पेयर के, और इसमें क्या होता है 9 बेस पेयर के 5 ग्रुप और 13 बेस पेयर के 3 ग्रुप होते हैं। जैसे यहां से यहां तक एक ग्रुप है, यहां से यहां तक एक ग्रुप है, यहां से यहां तक एक ग्रुप,
तरीके से अगर ये यहाँ से यहाँ तक मान लें 1 2 3 4 और 5, ठीक है। वैसे ही इधर 13 ग्रुप का 3, जैसे यहाँ पर 1 2 और 3, ये अगर हम मान लें, ठीक है, तो ये 9 मान, ठीक है, MER, और ये 13 मान। 9 वाले 5 ग्रुप होते हैं और 13 वाले 3। यहाँ तक क्लियर है? ये आपका मान लो 9 मान है, ठीक है। इसी में इसकी अगर स्ट्रक्चर हम समझें, इसमें जो 9 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं वो क्या है? T T A T C C A C A 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 न्यूक्लियोटाइड हैं जिनकी सीक्वेंस यहाँ पर होता है एक स्ट्रैंड की, और इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा अपोजिट स्ट्रैंड। इस सीक्वेंस के इस तरीके से 9 मर पाए जाता है, ठीक है। वैसे ही 13 मर वाला होता है 3, जिसकी सीक्वेंस होता है क्या होता है? A T T T A T T T A T C T A G। अगर इसको हम काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 13 नंबर का 3 सीक्वेंस पाए थे, यहाँ पर भी, यहाँ पर, ठीक है। यहाँ तक आई बात समझ में? अब क्या है, ये जो 9 नंबर वाला सीक्वेंस है, जब DNA का रेप्लिकेशन होता है, रेप्लिकेशन की शुरुआत होता है, तब इसी 9 नंबर सीक्वेंस में हेलिकेज एंजाइम आके बाइंड होता है, ठीक है। शुरुआत होता है तो हम आगे चल के पढ़ेंगे, रेप्लिकेशन की शुरुआत होता है तो हेलिक्स से पहले खोलना पड़ता है, तो खोलने के लिए यहाँ पर हेलिकेज आता है, जिसको प्रोकैरियोटिक सेल में DNA कहते हैं, ठीक है। ये क्या है? हेलिकेज, ठीक है। इस तरीके से हेलिकेज यहाँ के आके बाइंड होता है। ये पूरा रीजन क्या है? रेप्लिकॉन का। इसमें हेलिकेज बाइंड होगा, DNA ओपन होगा और वो पॉलीमरेज एंजाइम आएगा और इस तरीके से DNA का रेप्लिकेशन होगा। तो अभी हमने देखा प्रोकैरियोटिक सेल में रेप्लिकॉन, इसकी स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। अगर इसी स्ट्रक्चर को हम यूकैरियोटिक में देखें तब क्या चीजें प्रेजेंट होगी वो हमको समझना है। यहाँ तक मेरे ख्याल से क्लियर होगा सारी बातें, ठीक है। अब देखिए इसी चीज को यूकैरियोटिक सेल में, तो ये बदल जाएगा, यूकैरियोट ईस्ट, ठीक है। ईस्ट है यूकैरियोटिक सेल, जिसकी रेप्लिकॉनिक रीजन देखेंगे तो यूकैरियोटिक सेल की रेप्लिकॉनिक रीजन की जो लेंथ होती है वो लगभग छोटा होता है, ठीक है। तो इसकी जो लेंथ हो जाएगी वो 100 BP, ठीक है। इस सीक्वेंस को हम बोलेंगे ARS, उसको हम OEC बोलते थे, इसको ARS। ARS मतलब होता है ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस, ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस, ठीक है। आगे बात समझो, यहां तक सारी बातें क्लियर। अब इसको जरा आप डिटेल से देखेंगे तब क्या होगा, इसमें भी कुछ स्ट्रक्चर आपको दिखाई देंगे। इसमें अलग अलग डोमेन पाए जाते हैं। डोमेन का मतलब यहाँ पर जैसे इतने का एक सीक्वेंस हो गया, इतने का एक सीक्वेंस हो गया, इतने का एक सीक्वेंस हो गया, ठीक है। तो एक कंप्लीट जो ग्रुप है उसको हम एक डोमेन कहेंगे, ठीक है। एक जो कंप्लीट ग्रुप है उसको हम क्या कहेंगे? डोमेन। तो इस तरीके से अलग अलग डोमेन पाए जाते हैं। तो डोमेन क्या होता है आपका? डोमेन दो प्रकार का बेसिक डोमेन है, इसको एक को बोलेंगे ए और दूसरे को बोलेंगे बी। डोमेन ए और डोमेन बी, ठीक है। ए का मतलब है ए पी रिच रीजन, जहां एडेनिन और थायमिन सीक्वेंस की मतलब पाए जाने की संभावना ज्यादा हो,
वो रीजन कहलाएगा ए डोमेन। ठीक है, बी डोमेन 3 भाग में कैटेगराइज किया गया है, B1, B2 और B3। ठीक है, B1, B2, B3, B जो में डिवाइड है। जो B1 है यहां पर ORC के द्वारा इसको पहचाना जाता है, रिकॉग्नाइज। ठीक है, ORC का फुल फॉर्म क्या है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स या कह सकते हैं B1 में ORC बाइंड होता है। ठीक है, दूसरी बात B2 में DNA का मेल होता है। जो B2 रीजन है उसमें DNA मेल्ट होता है। ठीक है, जो B3 रीजन है बाइंडिंग ऑफ ABF1। ठीक है, ARS बाइंडिंग फैक्टर 1, ARS बाइंडिंग फैक्टर 1 B3 में ये बाइंड होता है। ठीक है, इस तरीके से ये आपका रेप्लिकॉन रीजन है, किसका? यूकैरियोटिक सेल का। ये अभी हमने रेप्लिकॉनिक रीजन के बारे में देखा, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल में डिफरेंट होता है रेप्लिकॉनिक। अब बात आती है रेप्लिकेशन। तो बहुत ही सिंपल है रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस होता है। ठीक है, जैसे कि आपका ये भाई साहब DNA रेप्लिकेशन होगा, ये अब एक समस्या है। मगर सेल क्या करते हैं? डिवीजन करते हैं। हमने पढ़ा है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन का मतलब एक निश्चित समय अंतराल के बाद एक सेल 2 सेल में डिवाइड हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो उस प्रोसेस के दौरान DNA रेप्लिकेशन होता है। सेल डिवीजन में G1, S, G2, M फेज अलग अलग फेज आते हैं। उसमें जो S फेज होता है जिसको सिंथेटिक फेज के नाम से जाना जाता है, उसी फेज में DNA का रेप्लिकेशन होता है। ठीक है, या कह सकते हैं कि ये DNA रेप्लिकेशन होता है इसलिए सेल डिवीजन होता है। एक सेल डिवीजन होता है इसलिए DNA रेप्लिकेशन नहीं होता है। DNA रेप्लिकेशन के कारण सेल को डिवाइड होना पड़ता है। ठीक है, तो इसका क्या होता है कि इसमें कुछ नहीं है, ये जो हेलिकल फॉर्म में है DNA सबसे पहले सेपरेट होंगे। तो इस तरीके से आपको एक स्ट्रेन मिलेगा और इस तरीके से आपको दूसरा स्ट्रेन मिलेगा। ठीक है, इन दोनों स्ट्रेन को हम एक को S बोले और एक को S डैश बोले। तो खुलने के बाद ये आपका S हो जाएगा और ये S डैश हो जाएगा। क्लियर है? तो ये दोनों जो स्ट्रेन है एक टेम्पलेट की तरह काम करते हैं और यहाँ पर जो भी सीक्वेंस होगा उसका कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस बना लेते हैं। और वैसे ये स्ट्रेन जो भी है इसका कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस बन जाए। तो इस तरीके से नया आपका DNA तैयार हो जाता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर ये S डैश हो जाएगा और यहाँ पर ये S हो जाएगा। आएगा बात समझ में? S और S डैश सेपरेट होते हैं। S डैश को बनाता है, S डैश S को बनाता है। मतलब इसमें से एक नया है और एक पुराना है। तो इस तरीके से जो बेसिक प्रोसेस है DNA का रेप्लिकेशन का। अब हमको समझना है कि इस काम को करने के लिए क्या क्या चीजें लगती है, कैसी होती है। बहुत मजेदार है, बहुत है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बट मजेदार है। ठीक है, तो ये तो हमने अभी देखा कि इस तरीके से DNA का रेप्लिकेशन होता है। पहले ये पता नहीं था कि कैसे होता है DNA का रेप्लिकेशन। तो DNA का रेप्लिकेशन समझने के लिए किस मेथड के थ्रू होता है ये हमको भी समझना पड़ेगा। 3 मेथड है बताया गया है जिसके थ्रू DNA रेप्लिकेशन होता है। ठीक है, एक है आपका कंजर्वेटिव, एक है सेमी कंजर्वेटिव और एक है डिस्पर्सिव। तो कंजर्वेटिव और डिस्पर्सिव तरीके से तो DNA का रेप्लिकेशन नहीं होता है, सेमी कंजर्वेटिव मेथड के द्वारा होता है DNA का रेप्लिकेशन। क्या क्या वर्ड हमने पढ़ा DNA रेप्लिकेशन के लिए? एक कंजर्वेटिव,
और डिस्पर्सिव सेमी कंजर्वेटिव। ठीक है, एक एक वर्ड में इसको समझने का प्रयास करते हैं। कंजर्वेटिव मतलब देखिए, ये आपका मान लो डीएनए है, रेप्लिकेशन होगा तो 2 डीएनए तैयार होगा। ठीक, तो कंजर्वेटिव क्या कहता है कि एक डीएनए से जब 2 डीएनए तैयार होता है तो दोनों में से एक 100% नया होता है और एक 100% पुराना होता है, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेटिव। ठीक है, डिस्पर्सिव क्या कहता है कि एक डीएनए से जब 2 डीएनए बनता है तो पूरे डीएनए की लंबाई में रेंडमली कहीं पर, जैसे मान लो यहाँ पर नया हो गया, यहाँ पुराना हो गया, यहाँ नया फिर पुराना, इस तरीके से कुछ कुछ भाग में नया, कुछ कुछ भाग में पुराना डीएनए पाया जाता है डिस्पर्सिव मेथड के द्वारा, इनका कहना है। इसके बाद मेसेल्सन स्टाल ने एक एक्सपेरिमेंट किया और उनके एक्सपेरिमेंट के बाद ये साबित हो गया कि डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान एक डीएनए से जब 2 डीएनए बनता है तो उस नया डीएनए में एक स्ट्रैंड, 2 स्ट्रैंड बनते हैं, तो एक स्ट्रैंड टोटल नया होता है और एक स्ट्रैंड टोटल पुराना होता है। ठीक है, इसका मतलब बोले तो 2 स्ट्रैंड में से एक पूरा नया है तो 50% ओल्ड एंड 50% न्यू, इस तरीके से कहना है सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन का। तो फाइनली जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वो इस मेथड के थ्रू कंप्लीट होता है। इससे पहले भी हमने देखा। ठीक है, यहाँ तक सारी बातें क्लियर हैं। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है इसको हम सेट भी कर सकते हैं कि सेमी कंजर्वेटिव मेथड किस तरीके से प्रूफ किया गया। जैसे कि जो मेसेल्सन और स्टाल का एक्सपेरिमेंट है, मेसेल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट, उनका कहना है कि इन्होंने सबसे पहले एक डीएनए लिया। इस डीएनए को एक, जैसे एक प्लेट है, इसमें डीएनए है, ठीक है, इसकी जो कंसंट्रेशन मतलब N15 वाला है, मीडियम में जो भी डीएनए के लिए भोजन होगा, भोजन नहीं तो जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तो जब नया न्यूक्लियोटाइड एड होगा, उसमें नाइट्रोजन होगा, वो नाइट्रोजन जो होता है वो N15 आइसोटोप का है, उसमें पहले ग्रो कराया जाता है। तो इस दोनों स्ट्रेन में जितने भी नाइट्रोजन है वो दोनों क्या है, N15 कर देते हैं एक अलग प्लेट में जो N14 वाला है। इस डीएनए को हम ट्रांसफर किए इस प्लेट में जो N14 वाला है। ठीक है, तब क्या होगा, इस प्लेट में जो रेप्लिकेशन होगा उससे 2 तरीके के डीएनए बनेंगे। हम समझ चुके हैं कि एक डीएनए नया और एक डीएनए पुराना होगा। यहाँ पर जाने के बाद पहले तो ये इसको देख मिटा लीजिए एक बार। ये यहाँ पर आके खुल जाएगा, इस तरीके से डीएनए खुलेगा। तो ये दोनों, ये क्या है आपका N15 वाला है और ये भी क्या है N15 वाला। यहाँ पर कुछ न्यूक्लियोटाइड होंगे, इसके कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पर आके जुड़ता जाएगा। तो ये कहाँ से ले रहा है, इस मीडियम से ले रहा है। इस मीडियम के सारे क्या है N14 वाले हैं। जो भी यहाँ पर जुड़ेगा वो क्या होगा, N14 वाला जुड़ेगा। इस तरीके से एक नया डीएनए बनता है। ठीक है, यहाँ भी वही चीज होगा। ये पूरा आपका क्या है N14 वाला, ठीक, और ये भी आपका N14 वाला। इस डीएनए को फिर ट्रांसफर किया गया अलग प्लेट में, इसे मान लीजिए अलग जनरेशन के लिए जो N14 वाला रहेगा। तब ये डीएनए क्या होगा, खुलेगा आगे, तो इस तरीके से खुलेगा। ठीक है, ये आपका क्या है, आपका इसमें से एक 15 वाला है और एक 14 वाला, 2 है। तो क्या होगा, इसमें फिर एक नया बनेगा स्ट्रैंड। तब देखिए क्या हो जाएगा, एक तो एक 14, ये N14 वाला रहेगा और ये भी N14 वाला। अब यहाँ पर देखिए एक ऐसा डीएनए बना है जिसके दोनों स्ट्रैंड 14 वाले हैं
और एक ऐसा डीएनए बना है जिसमें से एक स्ट्रिंग 15 वाला है, एक स्ट्रिंग 14 वाला है। यही चीज इसके साथ भी हो, तो 2 डीएनए से 4 डीएनए बनेंगे और उस 4 में से टोटल नंबर ऑफ डीएनए कितना बनेगा? 4। इस 4 में से 2 क्या है? हाइब्रिड, और 2 क्या है? प्योर। ठीक है, इस तरीके से अगला जनरेशन चलता जाता है। अब 3rd जनरेशन में जाएंगे, 4th जनरेशन में जाएंगे, तो इस तरीके से आपको डीएनए मिलता जाए। इससे साबित हो रहा है कि जो नया डीएनए बन रहा है उसमें एक स्ट्रैंड पूरा नया है और एक स्ट्रैंड पुराना है। उस बेस पे इन्होंने इसको कहा क्या? सेमी कंजर्वेटिव। यहाँ तक आ गई बात, क्लियर, समझ में? ठीक है, ओके। अब हमको समझना है कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर है रेप्लिकेशन को लेके, ठीक है, जिसको हम चलो लास्ट में इसको देखते हैं। तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट है शुरुआत के दौर में। आगे हम क्या क्या एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं इस पूरे प्रोसेस में, इसको पढ़ेंगे, तो उसको अगले वीडियो में हम तैयार करेंगे। यहाँ तक आई बात समझ में? ठीक है।